गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि आज का टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। अकाउंटिंग को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बेस है अकाउंटिंग का। तो एंड तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिटल को, हम पढ़ेंगे आज बिजनेस ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंट क्या होता है, ड्राइंग्स क्या किसको हम कहते हैं, लाइबिलिटीज़ उसके टाइप्स को हम पढ़ेंगे। साथ ही हम एसेट्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेट्स पढ़ेंगे। साथ ही हम एक्सपेंस को भी पढ़ेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट किसको हम कहते हैं, गेन क्या होता है, लॉस किसको हम बोलते हैं, परचेजेस, परचेज रिटर्न्स, साथ ही सेल्स, सेल्स रिटर्न्स, और लास्ट पे हम इन्वेंट्री। और बीच में हम कुछ और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे, जो जो भी यहाँ पर आ जाएंगे उन टॉपिक्स को हम कवर करते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हम आज के टॉपिक से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है कैपिटल। देखिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हम सबको पता है, जब भी हमें बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो ज़रूरी है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसे के बगैर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हम नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले जब भी हमें बिज़नेस स्टार्ट करना हो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। नॉर्मली हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें छोटी सी दुकान भी डालनी है उसके लिए भी हमारे जेब में कुछ ना कुछ पैसा होना चाहिए। तो जिस अमाउंट से हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं उस अमाउंट को सिंपल याद रखना है। जिस अमाउंट से, जिस भी चीज़ से हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं उस अमाउंट, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। अगर हमें कैपिटल को डिफाइन करना हो, कैपिटल एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ये मनी के शेप में भी हो सकता है और मनी इज़ वर्थ, दैट मीन्स दो चीज़ें हैं इसमें। कैपिटल में ये हम कैश में भी ला सकते हैं और ये काइंड में भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग में जब हम काइंड को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं किसी एसेट को लाया इसने, दैट मीन्स किसी प्रॉपर्टी को लाया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ या तो मैं कैश लाऊंगा। मान लो मैंने एक छोटा मोटा बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने 1 लाख रुपया कैश लाया और साथ में मैंने कंप्यूटर लिया। ये जो कंप्यूटर है ये एसेट मैंने लाया, तो ये कंप्यूटर मेरा काइंड में आ गया। दैट मीन्स जिस भी अमाउंट से मैं, जिस भी चीज़ से मैं बिज़नेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस चीज़ को या उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल को हम एक और नाम से भी जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी ध्यान में रखना। हमें पता है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होता है जहाँ पर एक ही बंदा होता है जो बिज़नेस को संभालता है, बिज़नेस को चलाता है। उसके बाद हम पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिज़नेस पे आते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं, वो बिज़नेस को चलाते हैं। और तीसरी फॉर्म जो हमारा कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर डिफरेंट मेंबर्स होते हैं। इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म जो टर्म इस्तेमाल होती है वहाँ पर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कैपिटल को। वेयर एज इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस वहाँ पर हम कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल की टर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, याद ज़रूर रखना। इसके बाद हमें पता है कि कैपिटल जो है, कैपिटल दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल और दूसरे को हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें, वर्किंग कैपिटल नॉर्मली हम सबको पता है। पहले हम एग्जांपल लेंगे, जब भी हम एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस में जो रोज़मर्रा जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में खर्चा आ जाता है, ओबियसली खर्चा तो आना ही है। जैसे एक बिज़नेसमैन जब बिज़नेस को स्टार्ट करता है, लाइट का खर्चा आता है, सेल्समैन को पैसे देने वो खर्चा आ जाता है, रेंट का खर्चा आ जाता है, या हमें यहाँ पर डेली बेसिस पे हम कुछ बिस्किट्स खाते हैं, स्नैक्स लेते हैं, चाय का खर्चा आ जाता है, डिफरेंट तरीके के खर्चे आते हैं। या जिस अगर हम कोई फॉर एग्जांपल कोई मैंने चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वहाँ पर हम मशीनरी में बहुत सारे खर्चे आते हैं, क्लीनिंग का खर्चा आता है, ऑयल का खर्चा आता है। तो वो खर्चे जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ में आते हैं,
एक बिज़नेस को रन करने के लिए उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, ये जो पैसा है ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए लग जाता है एक बिज़नेस में। उसके बाद हम आते हैं फिक्स्ड कैपिटल में। हमें पता है जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं या बिज़नेस को रन करते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ज़मीन होनी चाहिए, हमारे पास मशीनरी होनी चाहिए, हमारे पास बिल्डिंग होना चाहिए, या फर्दर हमें कोई मशीनरी परचेज़ करनी है या फर्नीचर हमें परचेज़ करना है। इन एसेट्स को जिनको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, इसके लिए जो कैपिटल हमें ज़रूरत पड़ता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। दैट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जो बिज़नेस में ब्लॉक रहता है। किसके लिए ब्लॉक रहता है? ये हम ब्लॉक रखते हैं बिज़नेस में ताकि हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ कर सकें। तो हमने कैपिटल में क्या पढ़ा? कैपिटल मीन्स दैट ये वो अमाउंट होता है जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ये कैश भी हो सकता है और कैश के साथ ये कॉइन के फॉर्म में भी हो सकता है। हमने पढ़ा कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। उसके साथ साथ हमने पढ़ा कैपिटल दो टाइप के हो सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हम आ जाएंगे दूसरी टर्म पे। आज की दूसरी टर्म जो है हमारी वो है बिज़नेस ट्रांजैक्शन। देखिए, जब भी हम बिज़नेस को रन करते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन हुई या ट्रांजैक्शन हुई। जैसे नॉर्मली हम एटीएम पे जाते हैं, एक बार पैसे निकालते हैं तो एक ट्रांजैक्शन, दूसरी बार आप फिर से निकालोगे तो दूसरी ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ हो रहा है। हम पैसे निकाल रहे हैं या हम बैंक पे जा रहे हैं, हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम फिर से गए बैंक पे तो हम बोल रहे हैं दूसरी ट्रांजैक्शन मैंने की। अगर हम इस ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करेंगे बिज़नेस में, देखिए जब भी हम कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं या कोई भी चीज़ सेल करते हैं, ऑब्वियसली वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक एलिमेंट होता है मॉनेटरी टर्म का। अगर मैं एक पेन खरीदता हूँ, वहाँ पर मैं एक शॉपकीपर को बोलता हूँ कि मुझे ₹5 का पेन चाहिए या ₹10 का पेन चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ पर एक ट्रांज़ैक्शन हो रही है, 2 आदमियों के दरमियान कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है। मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ से पैसे, वो क्या वहाँ से दे रहा है, इस पैसे के वैल्यू के बाद वो देता है मुझे ₹5 का पेन। दैट मीन्स यहाँ पर 2 पार्टीज़ के दरमियान जो चीज़ एक्सचेंज हो रही है वो मॉनेटरी फॉर्म में होती है। इस एक्सचेंज को हम ट्रांज़ैक्शन बोलते हैं। वह जो हमारा बिज़नेस होता है, जब इसी चीज़ को हम बिज़नेस में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या बोलते हैं, बिज़नेस में हमारी एक ट्रांजैक्शंस होती हैं। याद रहिएगा, जो भी चीज़ हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं वो ज़रूरी उसके लिए लाजमी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। और अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन बिज़नेस में कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू बिज़नेस, तो हम उसको बिज़नेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। बिज़नेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारी जो पोजीशन बिज़नेस की होती है, फाइनेंशियल पोजीशन हम जिसको कहते हैं। हमारे पास हमें पता है हमारे पास एसेट्स होते हैं। एसेट्स जो है ये चेंज होते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अकाउंटिंग की इक्वेशन में पढ़ा होगा, जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ सोल्ड करते हैं, या जब भी हम कोई स्टॉक हम लाते हैं या कोई एसेट लाते हैं या कोई लायबिलिटी इनकर करते हैं, तो हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज होती है, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है। तो एक ऐसी चीज़, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एक ऐसा चीज़ या एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एक बिज़नेस की चेंज हो, हम उसको जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके, उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। दैट मीन्स इट्स एन इवेंट। इवेंट हम इवेंट अगर आपने नॉर्मल लाइफ में भी हम पढ़ते हैं कि इवेंट क्या होता है, किसी जगह कोई चीज़ हुई, लेकिन इवेंट के साथ साथ देखिए बिजनेस में हमने किसी चीज़ को परचेज़ किया, दिस इज़ एन इवेंट। हमने किसी चीज़ को सोल्ड किया, दिस इज़ एन इवेंट। हमने किसी से कोई लेन देन किया, दिस इज़ एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी पर्सन को हायर किया, दिस इज़ एन इवेंट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी बंदे को हायर किया फॉर एग्जांपल, तो हमने कितने में इसको हायर किया हम नहीं बोल सकते। हमने किसी को ट्रेनिंग दे दी, कितनी ट्रेनिंग, कितने अमाउंट की ट्रेनिंग दी नहीं बोल सकते। हमने किसी इंटेलिजेंट मैनेजर को बिजनेस में लाया, ये भी एक इवेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इस इवेंट को मेजर नहीं कर सकते। तो वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स हम यहाँ पर अकाउंटिंग में लेते हैं जिनको हम मेजर कर सकेंगे, जिसकी वजह से फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी है बिजनेस की वो चेंज हो सके। ध्यान रखिएगा, इवेंट और ट्रांजैक्शन में डिफरेंस है। हमारे जो इवेंट्स हैं, इवेंट्स बहुत तरीके के हमारे बिजनेस में हो सकते हैं। वही इवेंट जिसको हम
फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकेंगे बिजनेस में, उसी को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस नॉर्मली वो चीज़ें होती हैं जिनको हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वायरस इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म से पहले हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन में हमने हमारे पास हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है दो टाइप्स में। बिज़नेस ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल भी हो सकती है, ये इंटरनल भी हो सकती है। देखिए एक्सटर्नल कब होगी? एक्सटर्नल बिज़नेस ट्रांजैक्शन हम सिंपली जब ट्रांजैक्शन बिज़नेस और आउटसाइड किसी पार्टी के दरमियान हो, किसी भी पार्टी के दरमियान, उस ट्रांजैक्शन को हम एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कहेंगे। वायरस अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, उसको हम इंटरनल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड, मैं ए लिमिटेड हूँ, मैंने गुड सोल्ड किए बाहर की किसी पार्टी को, फॉर एग्जांपल राम को। तो ट्रांजैक्शन जो है, जो ये ट्रांजैक्शन हुई, ये मेरे दरमियान यानी मैं एज ए बिजनेसमैन और बाहर किसी पार्टी के दरमियान हुई, तो ये एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। या मैंने किसी से परचेज गुड्स किए, ये भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। वायरस अगर मैंने बिजनेस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन की, फॉर एग्जांपल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मशीनरी को मैंने जब बिजनेस में इस्तेमाल किया 1 साल तक, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ओबियसली बिजनेस की जो इस मशीनरी की लाइफ होगी, वहाँ तक तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। लेकिन हमें पता है जब हम किसी भी एसेट को इस्तेमाल करते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम या विद यूजेज या विद वियर एंड टीयर, इसमें जो है डेप्रिसिएशन लग जाती है। ये जो डेप्रिसिएशन है, ये किसी आउटसाइड पार्टी के साथ हमारा लेन देन नहीं हुआ, बल्कि ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। हमने जिस एसेट को परचेज किया हुआ था उसी को हमने इस्तेमाल कर दिया। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी? ये इंटरनल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। इसके बाद हम आते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। देखिए एंटिटी होता क्या है? एंटिटी सिंपली एक ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी अपनी अलग पहचान हो। फॉर एग्जांपल राम है, उसकी अलग पहचान है, श्याम है, उसकी अलग पहचान है, साजिद है, उसकी अलग पहचान है। दैट मीन्स हर कोई चीज़ जिसकी अपनी अलग पहचान हो, सेपरेट पहचान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ये एक एंटिटी है। जितने भी ह्यूमन बींग्स आप देखिए कि हर एक की अपनी अलग अलग पहचान है। उसके बाद अगर हम आएंगे इसी कॉन्सेप्ट को जब हम बिज़नेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक बिज़नेस एंटिटी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टाटा है, इसकी अलग पहचान है। अदानी ग्रुप है, हम उसकी अलग पहचान है। रिलायंस है, उसकी अलग पहचान है। गर्ज जितनी भी हमारी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर एक की अलग पहचान है, डिफरेंट है दूसरी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से। हम ये नहीं कह सकते दो बिज़नेस रिलायंस और टाटा एक ही, नहीं, बल्कि रिलायंस की अलग पहचान है, टाटा की अलग पहचान है। जब भी हम किसी बिजनेस को स्पेशली आइडेंटिफाई कर सकेंगे दूसरे बिजनेस से, तो हम क्या बोलेंगे? ये एक बिजनेस एंटिटी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दी हुई है, पी लिमिटेड है, टाटा है, अदानी है, एट्सट्रा। उसके बाद हमें पता है जब हम एक बिजनेस एंटिटी के ऊपर एक अकाउंटिंग सिस्टम डिवाइस करेंगे, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग सिस्टम अप्लाई करेंगे, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक अकाउंटिंग एंटिटी है। इसके बाद हम आएंगे तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि हमारा अकाउंट है। देखिए डे टू डे आप देखोगे जितना भी जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, हर जगह हमें ये टर्म इस्तेमाल होगी, हर जगह हमें ये सुनने को मिलेगी। बेसिकली अकाउंट होता क्या है? अकाउंट मतलब अगर हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में देखेंगे कि किसी चीज़ का हम हिसाब किताब रख रहे हैं, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ का, दैट मीन्स अकाउंट क्या है? अकाउंट सिंपली एक रिकॉर्ड है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर हेड के रिलेटेड हुई हो। फॉर एग्जांपल ये एक बंदा है मिस्टर राम, इसके साथ जितना भी लेन देन हुआ हो, वो सारा हम रिकॉर्ड करते हैं इस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं राम का अकाउंट बनाऊं, राम से जितना हमने लिया, राम को जितना हमने दिया, वो सारी चीज़ें हम एक हेड के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। उस हेड को हम क्या बोलते हैं? ये एक अकाउंट है। अकाउंट जो है ये टी शेप्ड होता है, जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं। इसका जो लेफ्ट साइड है उसको हम डेबिट साइड बोलते हैं, इसका जो राइट साइड है उसको हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। अकाउंट में होता क्या है? अकाउंट जो है इट्स अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या हम रिकॉर्ड करते हैं? हम अमाउंट इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट में एक अकाउंट का फॉर्मेट है। यहाँ पर डेबिट साइड है हमारा और राइट साइड हमारा, राइट हैंड साइड जो मेरा ही क्रेडिट साइड है हमारा। इसमें क्या हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, इफेक्ट एंड डायरेक्शन। देखिए अकाउंट में होता क्या है, अगर हम एग्जांपल ले लेंगे, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट में क्या होता है हमें पता है, डेबिट साइड में जितनी भी ट्रांजैक्शन जहाँ से कैश आएगा
वो हम डेबिट साइड इंटर करते हैं, जो भी कैश पेमेंट करनी होगी वो हम क्रेडिट साइड पेमेंट करते हैं। तो होगा क्या, डेबिट साइड में जितने भी पॉजिटिव जहाँ जहाँ से भी कैश आ जाएगा वो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, जितनी भी पेमेंट्स हम करेंगे वो क्रेडिट साइड हम कर लेंगे। तो होगा क्या, सबसे पहले हम अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं। मान लो 10,000 का कैश आया, 15,000 का कैश आया, 5,000 का कैश आया, ये हम डेबिट साइड लेते हैं, दैट इज अमाउंट हम लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं, मानो डेबिट साइड 50,000 अमाउंट आ गया, 50,000 पैसे आ गए, क्रेडिट साइड हमने 15,000 की पेमेंट कर दी। अब देखिए हम इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारा जो डेबिट साइड है ये ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड, दैट मीन्स हमारे पास बैलेंस बचेगी, और ये हमें डायरेक्शन भी दिखाएगा कि हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस है कि बराबर या नेगेटिव बैलेंस है। ऑल तो कैश अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस नहीं होती, दूसरे अकाउंट्स के केस में हमारे पास नेगेटिव बैलेंस भी या क्रेडिट बैलेंस भी देखने को मिलती है। दैट मीन्स हमारे पास डेबिट बैलेंस भी हो सकती है, हमारे पास क्रेडिट बैलेंस भी, या अगर हम बैंक अकाउंट के की बात करें वहाँ पर ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। तो अकाउंट क्या हमारे हमें रिकॉर्ड करता है, अकाउंट हमें जो अकाउंट में जो हम रिकॉर्ड करते हैं अमाउंट के साथ साथ हम इफेक्ट और डायरेक्शन भी हम यहाँ पर दिखाते हैं। अकाउंट एक टी शेप्ड होता है जो एक पर्टिकुलर हेड के साथ रिलेट होता है। हम मिस्टर ए का भी बना सकते हैं, हम मिस्टर बी का भी बना सकते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ड्राइंग्स के लिए अलग अकाउंट भी, ड्राइंग्स नॉर्मली हम कैपिटल के साथ ही एडजस्ट करते हैं। हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, रेंट का अलग अकाउंट, कैरेज का अलग अकाउंट। तो डिफरेंट आइटम्स जैसे लोन का हम अलग अकाउंट बना सकते हैं, डेटर्स का अलग अकाउंट बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं जो कि हम लेजर के चैप्टर में अलग सेपरेटली पढ़ेंगे। इसके बाद हम आएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, अलग एक कॉन्सेप्ट जो हमें हमारा कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स है। देखिए जब हमने कैपिटल को पढ़ा, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा होना चाहिए जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। ऑल दो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल अमाउंट जो है जितना हमसे हो सके हम उस अमाउंट से बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास 5 लाख रुपया था, मैंने 5 लाख रुपये से बिज़नेस को स्टार्ट किया। उसके बाद कभी कभार क्या होता है, मुझे कभी कभार ज़रूरत पड़ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ या किसी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, उसको ज़रूरत पड़ती है पैसों की घर पे। तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगा, बिजनेस से ही पैसा ले लेगा। वो पैसा जो एक पार्टनर या वो पैसा जो एक सोल प्रोप्राइटर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ बिजनेस से घर के लिए पर्सनल यूज़ के लिए, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइंग्स एक ऐसा अमाउंट है जो एक पर्सन, जो एक प्रोप्राइटर या जो एक पार्टनर विड्रा करता है पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए। ध्यान रखना, जब ही एक पार्टनर, इसको अमाउंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, दैट मीन्स ये कैश भी ले सकता है और कभी कभार ये कोई एसेट भी ले सकता है। ध्यान रखना, ये कैश की सूरत में भी हो सकता है, ये एसेट की सूरत में भी हो सकता है। कभी कभार फॉर एग्जांपल मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, बिजनेस मेरा लैपटॉप का है तो मैं घर ले लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप ले लिया या मैंने कोई कंप्यूटर ले लिया या कभी कभार मैंने कोई गाड़ी ले ली घर के पर्सनल इस्तेमाल के लिए। इससे क्या होगा, मेरा जो कैपिटल था 5 लाख रुपया, ये ओबियसली ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। हमेशा हम कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, क्योंकि मैंने जो अमाउंट लिया था अब उसमें से मैं कुछ घर ले रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है बिजनेस में फर्दर रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल पैसों की, तो मैं क्या करता हूँ उस टाइम में पैसा और लेता हूँ बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं ये एडिशनल कैपिटल है। दैट मीन्स ड्राइंग्स भी हम कर सकते हैं, हम एडिशनल कैपिटल भी बिजनेस में ला सकते हैं। दोनों कॉन्सेप्ट जो है कैपिटल के साथ ही रिलेट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइबिलिटीज़। देखिए अगर हमें बिज़नेस को चलाना है, बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है हमें कर्ज़ा उठाना ही पड़ेगा। दैट मीन्स लाइबिलिटी होता क्या है, लाइबिलिटी कर्ज़ा होता है सिंपली जो एक बिज़नेस के ऊपर होता है। ये ओब्लिगेशंस होती है जो बिज़नेस को पे करनी है। दैट मीन्स लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी इज एन ओब्लिगेशन जो हमें पे करनी है फ्यूचर में। लाइबिलिटी सिंपली ये एक कर्ज़ा होता है जो एक बिज़नेस को पे करना पड़ता है टूवर्ड्स आउटसाइडर्स। हालांकि कैपिटल जो है हमारा वो इनसाइडर, वो हमारा ओनर्स टू लाइबिलिटी होती है टूवर्ड्स ओनर्स, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सिंपल याद रखना, लाइबिलिटी क्या है, कर्जा है, एक ऑब्लिगेशन है जो हमें पे करनी है, जो एक बिजनेस को निभानी है, जो एक बिजनेस को पे करनी है किसी भी सूरत में। तो लाइबिलिटी को आगे हम फॉर एग्जांपल समझेंगे।
फॉर एग्जांपल हम लोन लेते हैं बैंक से, ऑब्वियसली ये हमारे ऊपर कर्जा है। हम मतलब एज ए बिजनेस, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ। हमने गुड्स परचेज किए हुए हैं क्रेडिट पे, दैट मीन्स हमने किसी से कर्जा गुड्स ले लिए हैं, कल को वो पेमेंट करनी है उस बंदे को, ये भी एक लाइबिलिटी है। हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो कर्जे हैं, ये दो किस्म के हो सकते हैं। नॉर्मल अगर हम सिंपल माइंड पे थोड़ा जोर देंगे, वो हमें ऐसे भी समझ आ जाएगा। एक ऐसा कर्जा जो हमें इमिडिएटली पे करना है, बिजनेस में हम इमिडिएट किसको बोलते हैं नॉर्मली, 1 साल के अंदर अंदर। अगर हमें एक ऐसा कर्जा है जिसको हमें पे करना है 1 साल के अंदर अंदर, उस लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। नहीं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। वायरस नॉन करंट लाइबिलिटी, या जिसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी बोलते हैं, ये कौन सी लाइबिलिटी है? आपको खुद अंदाज़ा आया होगा, ये वो लाइबिलिटी है जिसको हमें पे करना है, लेकिन टाइम पीरियड जो यहाँ पर होता है वो 1 साल से ज़्यादा होता है। देयरफॉर लाइबिलिटी क्लियर है। लाइबिलिटी एक कर्जा होता है, एक ओब्लिगेशन होती है बिजनेस पे जो इसको पे करनी है आगे फ्यूचर में। लाइबिलिटी जो है करंट भी हो सकती है यानी शॉर्ट टर्म, और ये नॉन करंट भी हो सकती है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो सकती। तो लाइबिलिटी क्लियर हुआ। हमें पता है लाइबिलिटी से तो काम चलेगा ही नहीं है, बल्कि हमारे पास एसेट्स भी कुछ होते हैं। एसेट को अगर हमें डिफाइन करना है सिंपल लैंग्वेज में, सीधी सादी लैंग्वेज में, हम बोलते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हमने एक नाम दिया अकाउंटिंग में। कौन सा नाम दिया हमने? उसको एसेट का नाम दे दिया। दैट मीन्स एसेट क्या है? एसेट सिंपल रेफर करता है कि प्रॉपर्टी, एक बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या है, हम उसको एसेट बोलते हैं। दैट मीन्स इट्स एन इकोनॉमिक रिसोर्स। ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे पास एसेट्स होते हैं, ये क्यों हम बिजनेस में रखते हैं? इसलिए रखते हैं बिजनेस में ताकि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे पाए ये। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो एसेट हमारे पास होते हैं, हम इन्हीं से बिजनेस का काम चलाते हैं। ये एसेट शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसमें। सिंपल अगर हम एसेट को डिफाइन करना होगा, एसेट सिंपली मीन्स प्रॉपर्टी जिसको हम बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे बिजनेस में। हमारा बिजनेस तभी स्टैंड है जब हमारे पास एसेट्स होंगे। देखिए एग्जांपल, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास कैश है या गुडविल है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मीन्स जो जो भी हमारी प्रॉपर्टी है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एसेट बोलेंगे। नॉर्मली आपको पता होगा, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो हमारे पास बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट का जो राइट साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एसेट साइड। एसेट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं किसको? एसेट्स को। दैट मीन्स बाय नेम ही हमें पता चलता है, राइट साइड हमारा एसेट साइड होता है, वहाँ पर हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। और एसेट्स की एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, एसेट्स में इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये जो एसेट्स है ये ओन करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये वो चीज़ें होनी चाहिए जिनको ओन, ऐसा नहीं हम किसी पड़ोस के एसेट को दिखाएंगे, किसी पड़ोस की प्रॉपर्टी को दिखाएंगे ना। वही एसेट्स हम दिखाते हैं अपनी बुक्स में, वही खाते हम दिखाएंगे एक बिजनेसमैन, और बिजनेस के एसेट्स वही एसेट्स दिखाएगा जिसके ऊपर उसकी अपनी ओनरशिप हो, न कि दूसरे के एसेट्स हो। ठीक। उसके बाद हम आते हैं एसेट्स की क्लासिफिकेशन पे। नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, हालांकि इसमें कुछ और टाइप्स भी हैं, हम सिंपली अभी पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज में। एसेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। देखिए जो हमारे करंट एसेट्स है, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं कैश में। ध्यान रखना, ये वो एसेट्स है या तो ये कैश की सूरत में होंगे ऑलरेडी, या हम उनको कैश में कन्वर्ट कर सके 1 साल के अंदर अंदर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल का, ध्यान रखिएगा। बेसिकली जो हम करंट एसेट्स हैं, इसके साथ जो साइकिल है वो ऑपरेटिंग साइकिल होता है। नॉर्मली क्या बोलते हैं, अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करें जो डिफरेंट बुक्स में दी हुई है, वो ये दी हुई है कि करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकेंगे कैश में विद इन 1 ईयर। लेकिन मैं यहाँ पर ऐड करूँगा 1 ईयर के साथ ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। ऑपरेटिंग साइकिल ये वो एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये वो एसेट्स हैं जिनको हम एक ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, या ये ऑलरेडी कैश की सूरत में होते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। कुछ बिजनेस में ये ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम भी हो सकता है, वायरस कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जहाँ पर ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 1 साल से ज़्यादा होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पर फ्लाईओवर्स बनते हैं, वहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 1 साल का नहीं बल्कि 1 साल से
ज़्यादा होता है। कोई ब्रिज बनाने वाली कंपनी है, शिप बनाने वाली कंपनी है, इन कंपनीज का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो ज़्यादा होता है। देयरफॉर करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो या तो कैश की सूरत में होंगे या हम इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर। वायरेज हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स है, ये वो एसेट्स हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा होता है या एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा टाइम पीरियड लग जाता है। यहाँ पर मैंने 12 ईयर्स नहीं, 12 मंथ्स, दैट मीन्स वो एसेट्स जिनको हम कन्वर्ट कर सके 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड में, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट्स, यानी एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा लगता है। फिर जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, यहाँ पर हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स में मैंने लिखा ये टेंजेबल भी हो सकते हैं और ये इंटेंजेबल भी हो सकते हैं। टेंजेबल कौन से नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे, या हम टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स बोलेंगे। ये वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं जिनको हम आराम से देख भी पाते हैं और जिनको हम टच भी कर पाते हैं, जैसे कि ज़मीन है हमारे पास, बिल्डिंग है हमारे पास, फर्नीचर है हमारे पास। वायरस कुछ एसेट्स ऐसे भी होते हैं जो एसेट्स तो होते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन ना तो हम इनको देख सकते हैं और ना तो हम इनको टच कर सके। फॉर एग्जांपल गुडविल है, बिजनेस के लिए गुडविल एक इंपॉर्टेंट एसेट होता है, या कॉपीराइट है, जैसे हमारे ऑथर्स होते हैं उनके पास कॉपीराइट होता है तो उसके लिए एसेट एक होता है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क होता है या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, किसी के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें हम खाली महसूस कर पाते हैं, देख नहीं, हम आंखों से नहीं देख पाते, हम इन चीज़ों को टच नहीं कर पाते। तो दोनों चीज़ें क्लियर हुई। हमारे जो एसेट्स हैं हमारी प्रॉपर्टी होती है। एसेट्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म यहाँ पर हम करंट एसेट्स को बोल रहे हैं, मैंने इस्तेमाल किया हुआ। करंट एसेट्स ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट करते हैं विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल, या ये कैश की सूरत में ऑलरेडी होते हैं, जैसे कैश इन हैंड है। नॉन करंट एसेट्स ये वो एसेट्स हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड जो है ये एक ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा होता है, या 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड लगता है इसमें। इसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है नॉन करंट एसेट्स, ये वो एसेट्स है तो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हम रखते हैं बिजनेस में। देखिए इंटेंशन हमारा क्या होता है, इनको हम यूटिलाइज करते हैं बिजनेस में, किस पर्पज़ के लिए, दूसरे चीज़ों को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसके लिए हमारे पास एसेट्स होते हैं, रीसेल के लिए नहीं होता, हम इसको सेल पर्पज़ के लिए नहीं रखते। कौन, नॉन करंट एसेट्स को, इनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। ये टेंजिबल इंटेंजिबल भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने अभी बोली, हमने डिस्कस किया ऑलरेडी इन चीज़ों को। करंट एसेट्स भी जैसा कि स्लाइड में है, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक तो रहेगा, कल को हमें बेचना ही है, 2 महीने 3 महीने तक रहेगा। डेटर्स हैं, आगे हम पढ़ेंगे डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स भी हमारे शॉर्ट टर्म है, या कैश एंड बैंक बैलेंस। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम एक्सपेंस को उठाएंगे। देखिए एक्सपेंस होता क्या है, जब भी हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस करते हैं तो ये चीज़ हमारे जहन में नॉर्मली आती है, एक्सपेंस। एक्सपेंस तो एक्सपेंस बेसिकली होता क्या है, जब भी हम एक बिज़नेस में कुछ जो भी एक्टिविटी करेंगे सेल के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं गुड्स को सोल्ड कर रहा हूँ, तो इन गुड्स के ऊपर ओबियसली खर्चे तो लगे होंगे। जो खर्चे हमें रेवेन्यू जनरेशन, जहाँ जो हम खर्चे इनकर करते हैं, जो कॉस्ट हम इनकर करते हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उन कॉस्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। देखिए सिंपली हम अगर बोलेंगे एक्सपेंस है क्या, एक्सपेंस एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम खर्च करते हैं, जो हम स्पेंड करते हैं, किसके ऊपर, ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स को बनाते हैं, मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक पेन बना रहा हूँ, पेन के ऊपर ओबियसली डिफरेंट खर्चे तो लगने ही लगने हैं। जो खर्चे इस पेन को बनाने में मुझे लगेंगे, और साथ साथ इसके अलावा भी कुछ खर्चे हैं जो इनडायरेक्टली इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वो सारे खर्चे मिलाकर मैं एक्सपेंस बोलूँगा कि इस एसेट के, सॉरी इस पेन के ऊपर जो खर्चे लगे ये इसका एक्सपेंस है, इसका एक्सपेंडिचर है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जब भी एक चीज़ को हम बनाते हैं वहाँ पर कुछ मेजर एक्सपेंसेस होते हैं और अदर एक्सपेंस होते हैं। जैसे कि पेन की एग्जांपल ले लो, पेन को बनाने में जो खर्चे मेन आइटम्स लगेंगे उनको हम मेजर एक्सपेंस बोलेंगे। इसके अलावा कुछ और खर्चे भी, जैसे सैलरीज हम देते हैं स्टाफ को, जो वहाँ पर हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ होगा, ओबियसली कैरेज लगेगी इसके ऊपर। यहाँ माल को कभी कभार परचेज कर रहे हैं, ये भी एक्सपेंस में आ जाएगा। बिल्डिंग की रेंट हम दे रहे हैं, मशीनरी की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो एक्सपेंस बेसिकली खर्चा है जो कि हम इनकर करते हैं रेवेन्यू जनरेशन के लिए। इसको कंफ्यूज नहीं करना। देखो कभी कभार हम क्या बोलते हैं, हम कभी कभार कॉस्ट और एक्सपेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, फिर किसी चीज़ के ऊपर इतना खर्चा लग गया,
कॉस्ट इज़ समथिंग डिफरेंट, उसको हम अलग पढ़ेंगे, कॉस्टिंग में अलग पढ़ेंगे, बहुत ही ब्रीफ है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इस टाइम हम एक चीज़ पे फोकस करेंगे, जिसका कि हम कभी कभार क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एसेट लाया 10 लाख का, 20 लाख का, क्या ये एक्सपेंस है? नहीं जी, ये एक्सपेंस नहीं होता। ये अमाउंट तो ह्यूज है यहाँ पर। अब वहाँ पर हम अलग पढ़ लेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो हमारा कॉस्ट है इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। कॉस्ट बेसिकली जो एक्सपेंस है ये यूज्ड अप कॉस्ट होता है। यूज्ड अप मतलब, मान लो मैंने एक एसेट को परचेज किया हुआ है, जैसे कि इस प्रेजेंट एग्जांपल में मैंने 5 लाख में किसी एसेट को परचेज किया, फॉर एग्जांपल मशीनरी को परचेज किया। ये मेरा एक्सपेंस, में फटाफट इसको एक्सपेंस नहीं दिखाऊंगा, बल्कि यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो मैंने किया हुआ है। मैंने तो एसेट परचेज किया, दैट मीन मैंने एसेट ले लिया है। अब ध्यान रखना, जब हम इस मशीन को बिजनेस में इस्तेमाल करेंगे, ओबियसली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो इसको निकलेंगे। 1 साल तो नहीं बल्कि 5 साल, 6 साल, 10 साल निकलेंगे इसको। ओबियसली ये फिक्स्ड एसेट है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अगर मैंने इस एसेट को 5 लाख रुपए में परचेज किया है, ओबियसली मैं इसको इस्तेमाल करूँगा। एट द एंड ऑफ ईयर हम लगाते हैं इसके ऊपर डेप्रीसिएशन। वो जो डेप्रीसिएशन है, वो डेप्रीसिएशन का अमाउंट हम इस साल में चार्ज करते हैं इसी प्रोडक्ट पे, जिस प्रोडक्ट को हमने बनाया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या, इस एसेट को कहाँ इस्तेमाल किया? इस पेन को बनाने के लिए, इस कॉपी को बनाने के लिए। तो वो जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट होगा वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, ना कि होल ऑफ द कॉस्ट। ध्यान रखना, इसीलिए हम बोलते हैं जो एक्सपेंस है ये क्या होता है? यूज्ड अप कॉस्ट। यूज्ड अप कॉस्ट होता है, दैट मीन्स जो हमने एसेट परचेज किया उसका जो यूज्ड पोर्शन है, जितना इस्तेमाल हो गया ये, वो वाला पोर्शन हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस को हम किस साइड दिखाते हैं? हमें पता है, आपने पढ़ा भी होगा नॉमिनल अकाउंट में रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो डेबिट साइड हम इसको दिखाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, अगर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ लेंगे, वहाँ पर हम ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि हम एडवांस में देते हैं। वो खर्चा जो हम एडवांस में पे करते हैं उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। जो ये प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट होता है, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे पे करने थे 10,000, मैंने पे कर दिए 15,000। तो यहाँ पर क्या होगा, 5,000 मैंने एडवांस में दे दिया है। ये 5,000 एक तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओबियसली दिखाऊंगा, लेकिन साथ ही ये मैं बैलेंस शीट में भी दिखाऊंगा एज एसेट, क्योंकि ये वो खर्चा है जो अभी तक जो अभी तक यूटिलाइज हुआ ही नहीं था, बल्कि मैंने एडवांस में पेमेंट कर दी है। इसका बेनिफिट अभी मैंने हासिल किया ही नहीं है। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या हम करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस हम शो करते हैं एज एसेट। कौन सा एसेट? करंट एसेट, ना कि लॉन्ग टर्म एसेट। इसके बाद हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बेसिकली कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर बकाया रह जाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 50,000 रुपये सैलरी देनी थी स्टाफ को। मैं मान लो मुझे स्टाफ को सैलरी देनी थी 1 लाख, जैसे कि प्रेजेंट एग्जांपल में मैंने दिया लिखा हुआ है 1 लाख। इसमें से मैंने 50,000 पेमेंट कर दी, लेकिन 55,000 रुपया एट द एंड ऑफ द ईयर बकाया रह गया। तो क्या करूँगा मैं? अपने अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स को तो ओबियसली मुझे क्लोज करना ही है, तो मैं क्लोज कर लूँगा अपने फाइनल अकाउंट्स को। लेकिन ये जो 55,000 रुपया ये तो माफ़ नहीं होगा। ये मुझे दिखाना है, खर्चा तो हुआ नहीं, लेकिन खर्चा हुआ लेकिन पेमेंट मैंने करी नहीं। तो ये जो खर्चा है जो मैंने पे करना था मैंने पे नहीं किया, ये मैं दिखा। तो वो खर्चे जो मैं पे करता हूँ वो नॉर्मली खर्चे तो होते ही है, लेकिन वो खर्चे जो मैंने इनकर तो किए एज ए बिजनेसमैन, लेकिन मैंने पे नहीं किए, एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उनको आउटस्टैंडिंग दिखाता हूँ, यानी बकाया है, ये ड्यू हुए थे लेकिन मैंने पे नहीं किए। इन खर्चों को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं, और ये क्या रहती है हमारे लिए? एक बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, ये एक बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, खर्च। हम इसको क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एज करंट लाइबिलिटीज को शो करेंगे। देखिए, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टर्म पे जो हमारा इनकम है। इनकम और हमारी जो अलग अगली टर्म है वो है प्रॉफिट। देखिए, इन दोनों टर्म्स को हम साथ समझेंगे। हमें पता है जब भी हम बिजनेस में ऑपरेशंस करते हैं, दो तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है
जिसके साथ हम डील करते हैं, दूसरा होता है जिस चीज़ के साथ हम डील नहीं करते। मान लो मैं एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं क्लॉथ डीलर हूँ, मैं क्लॉथ्स के साथ डील कर रहा हूँ, मैं क्लॉथ्स को बाई कर रहा हूँ और क्लॉथ्स को सोल्ड कर रहा हूँ। इस बिज़नेस में अगर मुझे प्रॉफ़िट आ जाता है, प्रॉफ़िट मतलब अगर मेरे रेवेन्यूज़, ध्यान रखना, अगर मेरे रेवेन्यूज़, अगर मेरी आमदनी खर्चों से ज़्यादा है, दैट मीन मुझे इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है और खर्चे कम हो रहे हैं, वहाँ पर क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा मुझे क्या आया, मुझे आया प्रॉफिट। ध्यान रखना, प्रॉफिट जो हमारी टर्म है वो हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंस। ध्यान रखना, हमारा जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर वहाँ पर मेरी एक्सपेंसेस, ध्यान रखना, अगर मेरे खर्चात कम हैं, ठीक, लेकिन मेरे जो रेवेन्यूज़ हैं वो ज़्यादा है, मेरी आमदनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंस। लेकिन ध्यान रखना, ये ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस हैं, ये मेन ऑपरेशंस हैं जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, दैट मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ जिन एक्टिविटीज़ के साथ मैं डील कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस जो डील कर रहा है, अभी के केस में क्लोथ के साथ मैं डील कर रहा हूँ। तो क्लोथ के बिजनेस में मैं बाइंग एंड सेलिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी रेवेन्यू ज़्यादा हो रहे हैं खर्चों से, तो यहाँ पर क्या आएगा, मुझे प्रॉफिट आ जाएगा। वायरस, ध्यान रखना, जबकि अगर मैं एक बिजनेस में दोनों एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करूं, एक तो मेरे मेन ऑपरेटिंग ऑपरेशंस और उसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है, अगर मैं उनको भी मर्ज कर लूँ दोनों चीज़ों को, अगर मैं उस प्रॉफिट भी मैं ले रहा हूँ और अदर एक्टिविटी से भी अगर कुछ आमदनी आ रही है वो मैं उनको भी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रॉफिट नहीं बल्कि इनकम टर्म को इस्तेमाल करूँगा। दैट मीन्स इनकम जो है एक वाइडर टर्म है। पहले हम प्रॉफिट को समझेंगे। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल, एक अकाउंटिंग ईयर में अगर हमारे रेवेन्यूज़ एक्सपेंस से ज़्यादा है, कहाँ से, फ्रॉम मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फ्रॉम मेन ऑपरेशंस, तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट दो सूरतों में आ सकता है, दो शक्लों में होगा, दो टाइप से इसके, नॉर्मल मेनली, एक ग्रॉस प्रॉफिट होगा, दूसरा नेट प्रॉफिट होगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में एक फ़र्क है। अगर मैं कुछ ही खर्चों को ले लो, मान लो अभी क्योंकि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो पढ़ा नहीं है, आगे हम पढ़ लेंगे फाइनल अकाउंट में, मान लो कुछ खर्चे हैं जो मैंने ले लिए हैं लेकिन अभी कुछ बाकी है, उन खर्चों को क्या बोलते हैं, कुछ खर्चे हुए यहाँ पर कौन से, डायरेक्ट खर्चे। ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड थे, इसके प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड थे, ये अभी सेलेबल कंडीशन में नहीं है। ये वो खर्चे, अगर मैंने खाली, ध्यान रखना, जो हमें रेवेन्यूज़ आए थे उसमें से हम एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही खर्चे जो डायरेक्ट खर्चे हैं, यहाँ पर जो अगर रेवेन्यू हमारा ज़्यादा आ रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपेंस, ये जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा ग्रॉस प्रॉफिट का, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ ही खर्चों को ले लिया। वायर एज अगर हमारे इसके बाद वाले ग्रॉस प्रॉफिट तो आ गया, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसके बाद अगर हमें उन बाकी खर्चों को भी कंसिडर किया, मान लो इनडायरेक्ट खर्चे कुछ हुए थे, किसी जगह हमने गोडाउन में ये चीज़ें रखी थी, वहाँ पर हमने कोई सुपरवाइज़र रखा हुआ था, या हमने मार्केटिंग की, एडवर्टीजमेंट कर लिया, वो जो खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे आ गए प्रोडक्ट के ऊपर, वो सारे खर्चे हम कहाँ पर लेते हैं, नेट प्रॉफिट के लिए हम वो रेवेन्यूज़ में से माइनस करते हैं, वो जो फिगर आ जाएगा हमारे पास वो नेट प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा। एग्जाम्पल हम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मानो मेरा जो रेवेन्यू था वो था 50,000 रुपया और जो मेरा डायरेक्ट खर्चा था वो था 10,000 रुपया। यहाँ पर हमारा ग्रास प्रॉफिट क्या बन जाएगा, 40,000 हमारा ग्रास प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अभी तक मैंने कुछ खर्चे माइनस नहीं किए हुए हैं, ध्यान रखना, कुछ खर्चे ऐसे थे जो मैंने माइनस नहीं, मान लो कि फॉर एग्जांपल मुझे डेप्रिसिएशन लेना था, मैंने नहीं लिया, मुझे गोडाउन का रेंट लेना था, मैंने वो नहीं लिया, सेल्समैन को मुझे कमीशन देना था या सैलरी देनी थी, नहीं ली, एडवर्टीजमेंट किया, वो हमने अभी तक नहीं लिया। अगर मैं वो सारे खर्चे ले लूँ, देखो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 40,000 तो आया, अब मैं नेट प्रॉफिट निकालने जा रहा हूँ, नेट प्रॉफिट की बेस क्या बनेगी, ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन इसमें से कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी हैं जो मैं माइनस करूँ, मान लो 15,000 रुपया इनडायरेक्ट खर्चा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 25,000 रुपया मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। देयरफॉर क्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में जो फ़र्क है वो किसका है, वो एक्सपेंसेस का है। किस एक्सपेंस का खर्च, किस एक्सपेंस का, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। दैट मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट में हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं, नेट प्रॉफिट में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। प्रॉफिट क्लियर है, सिंपली एक्सेस ऑफ रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस ड्यूरिंग एन accounting year from main operations, from operating activities, from normal operations of a
बिजनेस। इसके बाद हम आते हैं वापस किस पे, इनकम पे। बेसिकली इनकम क्या, इनकम में क्या हम देखते हैं, इनकम में हम दोनों चीज़ें देखते हैं, एक हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और इसके अलावा अगर हम कोई और एक्टिविटी भी कर रहे हैं वो भी हम इनकम में लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमने किसी एसेट को बेच दिया, वो भी इनकम में आ जाएगा। देयरफॉर ये चीज़ ध्यान, इनकम हमारी ब्रॉडर टर्म है, यहाँ पर प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। दैट मीन्स प्रॉफिट के साथ साथ जो हमारे बिजनेस एक्टिविटी मेन एक्टिविटीज़ थी, इसके साथ साथ हम अदर एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर लेते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूला भी लिखी है, इनकम किसके बराबर होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। इसमें ऑल हम लेते हैं, इसमें हम नॉर्मल ऑपरेशंस ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ को लेते हैं। इसके बाद हम आते हैं गेन्स के ऊपर। देखिए जैसे कि हमने अभी देखा, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें वहाँ पर जो हमारा रिजल्ट आता है रेवेन्यूज़ ज़्यादा है एक्सपेंस से तो प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ कभी कभार हम कोई और एक्टिविटी भी करते थे अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने हमने कभी कभार ज़मीन को ही बेच दिया, मैं उसके साथ डील नहीं कर रहा था, मैं कपड़े बेच रहा हूँ। कभी कभार मैंने मानो दुकान ही बेच दी, मैं कपड़े बेच रहा था यहाँ से। मैंने कभी कभार क्या किया, फर्नीचर बेच दिया। वो मेरा ऑपरेशन नहीं था, वो मेरा बिजनेस नहीं था। अगर हमने ऐसी एक्टिविटीज़ की जिसके साथ हमारी डीलिंग ही नहीं है और वहाँ पर कोई प्रॉफिट आ रहा है, ध्यान रखना, अगर हमारा प्रॉफिट कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से आ रहा है जिन एक्टिविटीज़ के साथ हम मेनली डील ही नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर वहाँ पर नफ़ा आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम वहाँ पर टर्म प्रॉफिट नहीं बल्कि गेन का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मान लो हम डील कर रहे थे क्लोथ के साथ, तो हमने लैंड को सेल किया, हमने मशीनरी को सेल किया, वहाँ पर जो प्रॉफिट आ जाएगा वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा, वो गेन कहलाएगा। वहाँ पर जो मुनाफा आ जाएगा वो गेन कहलाएगा, न कि प्रॉफिट। इसके बाद हम आते हैं लॉस के ऊपर। देखिए प्रॉफिट का अगर हम देखेंगे रिवर्स, प्रॉफिट में क्या होता है, रेवेन्यू ज़्यादा एक्सपेंसेस कम। लेकिन कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या कभी कभार क्या होता है, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, हमारे रेवेन्यूज़ कम है। तो इस केस में क्या आ जाएगा हमें, इस केस में ओब्वियसली हमें आ जाएगा लॉस। लेकिन यहाँ पर इन स्लाइड्स में मैंने हर चीज़ को ऑलमोस्ट टच किया हुआ है। एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, फाउंडेशन कोर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे सीए फाउंडेशन के लिए जा रहे हैं ज़रूरी इन चीज़ों को अच्छे से देखना, बारीकी से देखना। ये चीज़ें आईसीए का स्टडी, आईसीएआई का जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसमें ये चीज़ें बहुत कम लिखी हुई है। वहाँ पर ज़्यादातर जो टर्म्स हैं उनको ब्रीफली उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ है। अब देखिए हमारा जो अगर हमें लॉस आया, लॉस मतलब हमें रेवेन्यूज़ कम है, एक्सपेंस हमारे ज़्यादा ज़्यादा है, तो लॉस जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट लॉस जो है ये तो हो गया हमारे बिजनेस में। लेकिन प्रॉफिट की तरह लॉस जो है यहाँ पर प्रॉफिट की तरह नहीं बल्कि यहाँ ये लॉस जो है ये ब्रॉडर टर्म है, ध्यान रखना है। प्रॉफिट में हम मेन ऑपरेशंस को ही देखते थे, लॉस में हम मेन ऑपरेशंस के साथ साथ कुछ और एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल कभी कभार गुड्स जो है उनकी चोरी होगी, ये तो नॉर्मल हमारे लिए नहीं है। मान लो कभी कभार कोई नॉन रेकरिंग ट्रांजैक्शन हुई, हमने किसी एसेट को सोल्ड किया, वहाँ पर लॉस आ गया। 50,000 का एसेट रह गया था, हमने 30,000 में बेच दिया, 20,000 का लॉस आ गया। तो लॉस जो है ब्रॉडर टर्म है। हम देखेंगे लॉस है क्या, लॉस इज लॉस क्या है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यूज़। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए जब भी लॉस आता है हमारा जो कैपिटल है, ध्यान रखना, कैपिटल हमारा जो कैपिटल है जो एक बिजनेसमैन ने लाया था इनिशियली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ओब्वियसली प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर्स, लॉस बिलोंग्स टू ओनर्स। अगर ओनर प्रॉफिट को ले तो लॉस भी तो उसको बियर करना है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस आ जाता है, हमारा जो कैपिटल था, मान लो 5 लाख रुपया हमारा कैपिटल था, उसमें से लॉस को क्या करेंगे हम, उसमें से हम लॉस को माइनस करेंगे। और अगर प्रॉफिट आ जाता है, प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, ध्यान रखना। तो दोनों चीज़ें आ गई, अगर प्रॉफिट आएगा तो हम ऐड कर लेंगे कैपिटल को, अगर लॉस आया हम कैपिटल को क्या करेंगे, लॉस लेस कर लेंगे। इसके बाद आते हैं हम परचेज़ के ऊपर। देखिए जो कोई भी बिज़नेस हो, चाहे किसी भी टाइप का बिज़नेस हो, किसी न किसी चीज़ के साथ तो डील करना ही है। जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं ओब्वियसली हमें तो माल लाना है, हमें माल भेजना है। जब भी हम जिस भी चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के साथ, मानो हम क्लोथ के साथ डील कर रहे हैं तो हम क्लोथ को ला रहे हैं, क्लोथ को किसी
सप्लायर से ले आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हमने परचेज़ किया माल। दैट मीन्स जब हम गुड्स को लाएंगे, जब हम चीज़ों को लाएंगे, इंटेंशन क्या होगा हमारा? इंटेंशन हमारा होगा कि इनको हम रीसेल करेंगे। ध्यान रखना, हम परचेज़ कर रहे हैं गुड्स को, हमारा मकसद है इन गुड्स को बिजनेस में लाकर रीसेल करना, कस्टमर्स को भेजना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो गुड्स हमने लाए किस पर्पज़ के लिए? रीसेल पर्पज़ के लिए। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारे परचेजेस हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा इंटेंशन क्या होता है? हमेशा हमारा इंटेंशन प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ होगा जो इस वजह से, जो इस मकसद से गुड्स को लाए कि मुझे लॉस आ जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिजनेस का मोटिव ही प्रॉफिट है। जिस बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव ही नहीं, वो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कह ही नहीं पा सकते, उसको हम बोलते ही नहीं है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उस अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक, उनको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। लेकिन हम जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं अभी, पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या है? वो है हमारी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो परचेज क्या है? हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं, इंटेंशन हमारा क्या होता है? रीसेल करना है इनको। और साथ साथ ऐड है यहाँ पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली हमारा जो मेन मोटिव होगा, हमारा जो मेन बिजनेस होगा, हम उसी बिजनेस के साथ इस परचेज को एसोसिएट कर रहे हैं। अगर हम किसी एसेट को, मान लो हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट था, हमने उसको बेच दिया। हमारे पास फॉर एग्जांपल लैंड थी, ये फिक्स्ड एसेट है, हमने इसको बेच दिया। वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? हम सॉरी, हमने इसको परचेज किया, हम इसको परचेजेस ही नॉर्मल नहीं बोलते। तो उस टाइम हम टर्म जो इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं हम परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फलाना। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी। ये जो परचेज की, जो सिंपल परचेजेस की टर्म है, ये कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब हम गुड्स को परचेज करते हैं, जब हम गुड्स को बाई करते हैं। कौन से गुड्स? जिन गुड्स के साथ हम डील करते हैं, ऑर्डिनरी गुड्स, दैट मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारी जो है उनके साथ। अगर उन चीज़ों को हम परचेज करें तो हम परचेजेस के जो टर्म हमारी इस्तेमाल होगी वो क्या होगी? इस्तेमाल परचेज। परचेजेस जो है हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो कैश परचेज या हमारा क्रेडिट परचेज। देखिए, कैश परचेज और क्रेडिट परचेजेस है क्या? अगर हमने माल फॉर एग्जांपल परचेज किया और पेमेंट कर दी कैश, नकद, 10,000 रुपये देने थे, नकदी मैंने दे दिए, तो कैश परचेज बन गया। वायरस अगर मैंने माल को परचेज किया और उसको बोला कि मैं आपको पेमेंट 1 महीने बाद दूंगा या 2 महीने बाद दे दूंगा, उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? हमने उधार पे लिया, हमने लेन देन बेसिस पे ले लिया। तो वो परचेज क्या बन जाएगा? हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी हमारी। उस टाइम पे हम क्या बन जाएंगे? हम उसके बन जाएंगे, हम क्या बन जाए? वो हमारा बंदा जो है वो बन जाएगा क्रेडिटर, और हम उस पर्सन के लिए बन जाएंगे डेटर। आगे हम पढ़ेंगे परचेज के साथ ही एक टर्म एसोसिएट है जिसको हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। देखिए, हमने माल परचेज तो किया, लेकिन हमें पता है माल में कुछ डिफेक्ट्स कभी कभार हम देखते हैं। मानो मैंने 1 लाख की चीज़ें लाई, लेकिन जब हमने इंस्पेक्शन की घर में तो ये पाया गया 5,000 की चीज़ें जो थी वो डिफेक्टिव है, ठीक। या 2,000 की चीज़ें ऐसी थी जो एज पर स्पेसिफिकेशंस थी ही नहीं, तो 5,000 की डिफेक्टिव, 2,000 की ऐसी चीज़ें जो उससे डुप्लीकेट दे दिए थे, मान लो दूसरी कॉपी दे दिए थे, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं थे। तो मैं क्या करूँगा? उन चीज़ों को मैं वापस करूँगा। तो टर्म जो भी यहाँ पर इस्तेमाल होगी वो परचेज रिटर्न इस्तेमाल होगी। ध्यान रखना, परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते? दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड। आउट मतलब बाहर, वापस, बाहरी का रास्ता। हमने लाई थी चीज़ें किसी से, लेकिन वो सही नहीं निकली, अब इनको वापस कर लो। ध्यान रखना, ये नॉर्मल पॉट है। ओबियसली हर बिजनेस में जो ये चीज़ें होती रहती है। हम कभी कभार परचेज गुड्स करते हैं, सारी चीज़ें हम नहीं देखते। जब हमने अच्छे से माल को खोला तो वहाँ पर देखा हमने डिफेक्टिव्स पाए गए। इसके बाद हम आएंगे सेल्स पे। तो नॉर्मल टर्म है, हमें पता है सेल्स हम किसको बोलेंगे? जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर हम सोल्ड करेंगे किसी पार्टी को, उसको हम सेल बोलेंगे। मान लो मैंने कपड़े लाए, फॉर एग्जांपल मैंने अमृतसर से कपड़े लाए, बिजनेस में रखे, गोदाउन में रखे। अब मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं डील कर रहा हूँ क्लॉथ के साथ। जब कस्टमर आएगा वो मुझे मांग रहा है कि मुझे फॉर एग्जांपल फलानी चीज़ चाहिए,
फलाना सूट चाहिए, तो मैं उसको वो चीज़ दे दूँगा। जब मैंने उसको वो चीज़ दी तो मैं किस टर्म को इस्तेमाल करूँगा? सेल्स की टर्म को इस्तेमाल करूँगा। और सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, सेल्स हमें जब भी हम किसी चीज़ को सेल करेंगे, तो हम ये चीज़ ज़हन में रखते हैं, यहाँ पर जो एक प्रॉफ़िट, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा प्रॉफ़िट का, वो प्रेज़ेंट होगा। क्योंकि हम नॉर्मली चीज़ों को लॉस पे नहीं सेल करते। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी-कभार हम किसी चीज़ को लो दाम पे, या कभी-कभार हो सकता है कभी-कभार कोई डिफेक्टिव हो, उसको हम सोल्ड करेंगे किस पे? कम प्राइस पे, वो रेयर केस है। सेल किसको हम बोलेंगे? सेल हम बोलेंगे जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, अगर हमने उस चीज़ को सोल्ड किया कस्टमर्स को, तो हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी कौन-सी इस्तेमाल करेंगे? सेल्स की। इससे क्या होता है? बिज़नेस का रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे थे, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हमने किसी ऐसी चीज़ को सोल्ड किया जिसके साथ हम डील ही नहीं कर रहे थे, दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट है हमारा कोई, वहाँ पर अगर हमने किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, तो हम उसको सेल्स के साथ यहाँ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उसका अलग अकाउंट बन जाएगा, सेल्स अकाउंट बन जाएगा, सेल ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट। उसका फिक्स्ड एसेट अलग अकाउंट बनता है, वहाँ पर हम क्या दिखाते हैं कि हमने इस एसेट को सोल्ड आउट कर दिया। तो सेल्स से वो थोड़ा हटके हैं, वो डिफरेंट है। सेल्स जो है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, सेल्स भी दो किस्म के हो सकते हैं। हम या तो नकदी किसी को गुड्स भेजेंगे तो कैश सेल्स कहलाएगा, पैसा वहाँ आ जाता है, या कभी कभार हम लेन देन पे भी या किसी को उधार पे भी माल बेचते हैं। तो अगर हमने कभी कभार किसी बंदे को उधार पे माल भेजा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो हमारा बंदा डेटर बन गया, उसके लिए हम क्या बन गए? क्रेडिटर बन। उसके बाद हम आ जाते हैं, इसी सेल्स के रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। देखिए, सेल्स रिटर्न हम किस चीज़ को बोलेंगे? जब हमने किसी चीज़ को सोल्ड किया, तो ऑब्वियस सी बात, ये क्या बन गया? सेल बन गया। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, हमने जो चीज़ें बेची वो एज़ पर स्पेसिफिकेशंस नहीं थी, या हमने जो चीज़ें बेची वो चीज़ें डिफेक्टिव निकली। किसी जगह मानो हमने कपड़ा बेचा, वो किसी जगह कट था, हमने कपड़ा बेचा, उसका कलर निकला था, कलर ऑलरेडी फेड हुआ हुआ था, या जो कपड़ा था वो है ही नहीं, उसके अंदर मानो दाग लगे हुए हैं। तो वो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है, वो तो वापस आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, जो चीज़ें हमने बेची वो वापस आ रही है, तो जो हम टर्म इस्तेमाल करेंगे अकाउंटिंग में, उसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी सेल्स रिटर्न है। ये भी ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस का नॉर्मल पार्ट है ये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सेल्स रिटर्न को हम दूसरा नाम देते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको? रिटर्न इनवर्ड। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है जब भी हम, चाहे हम परचेज़ करें गुड्स को, अगर हमने गुड्स परचेज़ वालों को वापस दे दिया तो परचेज़ रिटर्न कहलाएगा। अगर हमने गुड्स सोल्ड किए थे और तब जाके वो वापस आ गए, तो यहाँ पर टर्म हम इस्तेमाल करेंगे सेल्स रिटर्न। जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ध्यान रखना, हमें पता है जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस हम डेबिट साइड दिखाते हैं, अगर रिटर्न था तो उसको हम लेस करते हैं, लेस रिटर्न। और सेल्स क्रेडिट साइड दिखाते हैं, लेस क्या हम करते हैं? लेस करते हैं हम रिटर्न्स को। या तो हम ऐसा दिखाएंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स को माइनस करेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करेंगे। या हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे? फॉर एग्जांपल, डेबिट साइड में परचेजेस, क्रेडिट साइड में सेल्स फुल दिखाएंगे, और जो परचेज रिटर्न होगा वो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जो सेल्स रिटर्न होगा वो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। ऑब्वियसली बात तो सेम हुई, अलबत्ता साइड इसका चेंज हो गया। ये चीज़ें हम आगे फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस कर लेंगे। हमारे साथ आप बने रहिएगा, हम लेक्चर्स डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ध्यान रखिए सब्सक्राइब करना, हमें भी सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टॉक पे या इन्वेंट्री पे। देखिए, वो चीज़ जिसके साथ बिजनेस डील करता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टॉक। सिंपल सी बात। अगर मैं कपड़े बेच रहा हूँ, तो मेरे लिए स्टॉक क्या है? मेरे लिए स्टॉक क्लॉथ है। तो यहाँ लिख लूँगा, क्लोथ जो है वो मेरे लिए क्या बनेगा? स्टॉक बन जाएगा। दैट मीन्स सिंपली वो चीज़ जिस चीज़ के साथ हम डील कर रहे हैं, या वो चीज़ जो हमने बिजनेस में रखा हुआ है अवेलेबल, किस लिए? फर्दर प्रोडक्शन के लिए। कभी कभार हम कुछ चीज़ें फर्दर प्रोडक्शन के लिए भी रखते हैं, ठीक है ना? तो सिंपल हम बोलेंगे वो चीज़ें जिनके साथ बिजनेस डील कर रहा है, या जो चीज़ें जो हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा स्टॉक है। ध्यान रखना, स्टॉक जो है इसमें तीन चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है? हम
3 चीज़ें अलग, 2 चीज़ें अलग, सबको हम एक-एक करके पढ़ लेंगे। देखो, नॉर्मली क्या है, कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस बोलते हैं, आपने सुना होगा ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक? ये एक क्लासिफ़िकेशन है, ठीक है ना? कुछ ऑर्गनाइज़ेशन में आपने देखा होगा या कुछ क्वेश्चंस में हम देखते हैं, रॉ मटेरियल हमारा है, वर्क इन प्रोग्रेस हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, तो इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ लेंगे। पहले ध्यान रखना, स्टॉक वो चीज़ जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। अब हम आगे जाएंगे। देखिए, स्टॉक हमारा ओपनिंग भी हो सकता है, स्टॉक हमारा क्लोजिंग भी हो सकता है। बेसिकली ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हैं क्या? दोनों आपस में रिलेट हैं। देखो, जब हम बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं, साल के एंड पे ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं या जो हमारे पास चीज़ें हैं अवेलेबल, जो हम हमें सोल्ड करनी होती है, सारी की सारी नहीं सोल्ड आउट होती, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। मान लो मैंने मान लो मैंने 50 लाख की चीज़ें लाई थी, तो जाहिर सी बात है 50 के 50 हम नहीं बेच सकते हैं। मानो मैंने 30 लाख की चीज़ें बेच दी और यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें रह गई, 20 लाख की चीज़ें। ये जो 20 लाख की चीज़ें रह गई, ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये मेरे लिए बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है, वो चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल ईयर के एंड पे हमारे पास मौजूद रह रही है, हमारे हाथ में है, हमारे बिजनेस में है। देखो, obvious सी बात है, जब हमारे पास स्टॉक मौजूद रहेगा साल के एंड पे, तो अगले साल क्या ये होगा? हम इसको जला तो नहीं देंगे, हम इसको फेंक तो नहीं देंगे। यही स्टॉक जो हमारा क्लोजिंग है एक साल, यही हमारा स्टॉक अगले साल क्या बन जाएगा? ये अगले साल हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। दैट मीन्स ये वो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो साल के बिगनिंग पे, साल के पहले दिन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक जो है, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। और रही बात एक इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास स्टॉक क्लोजिंग रहा तो हमें इसकी वैल्यूएशन देनी है। जिस चीज़ को हम बेच रहे हैं उसको हम इजीली वैल्यू कर सकते हैं, हम उसको मॉनेटरी वैल्यू देते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल रहता है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको हम कौन सा वैल्यू देंगे? उसके लिए अकाउंटेंट्स में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ थे। किसी ने बोला कॉस्ट पे, किसी ने बोला मार्केट प्राइस पे, किसी ने बोला रियलाइज्ड वैल्यू पे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने क्या बोला? बोला हमारा जो स्टॉक है, लड़ाई मत करो, हमारे पास जो स्टॉक है इसको आप वैल्यू करना। आप देखना इसका कॉस्ट प्राइस कितना है। मान लो कॉस्ट प्राइस 10 रुपया है, ठीक? मान लो हमारे पास कॉस्ट 10 रुपया है, और आप देखिए नेट रियलाइज्ड वैल्यू, अगर मैं इसको बेच दूँ मार्केट में, ठीक है ना, तो इसको कितना आ जाएगा? मान लो इसको आ जाएगा 12 रुपया। इन दो में से आप देखो लोअर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ने क्या बोला? कॉस्ट को देखो, रियलाइज्ड वैल्यू को देखो, इन दो में से जो लोअर होगा, लोअर कौन है इसमें? 10। तो आप क्लोजिंग स्टॉक को 10 पे दिखाना, दैट मीन्स कम वैल्यू पे। अपने आप को ये नहीं है क्या 12 दिखाओगे कल को 12 होगा नहीं। इस पे एक कंसेप्ट आता है, इस पे एक कन्वेंशन आता है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, जो हम आगे पढ़ लेंगे। उसके वो जो है उसके बेसिस पे हम स्टॉक को लोअर पे वैल्यू करते हैं। उसके बाद देखना इसी की एग्जांपल हम देखेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस हमारा है 10, रियलाइज्ड वैल्यू हमारा 8। तो इस टाइम किस पे वैल्यू आप करोगे स्टॉक को? हम 8 पे। हम देखते हैं लोअर कौन सा वाला वैल्यू है। इसके बाद देखेंगे, हम वापस आ जाएंगे हम अपने टॉपिक पे। हमने पहले ही देखा था, मैंने बोला था स्टॉक वो चीज़ है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल एक बंदा पेन बेच रहा है, बुक सेलर है, तो बुक स्टेशनरी जो उसका सामान होगा उसके साथ वो डील कर रहा है, वो उसका जो है स्टॉक होगा। मान लो कोई मीट वाला है, उसके लिए क्या होगा? स्टॉक मीट होगा। मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो फुटबॉल का सामान बेचता है, जो क्रिकेट का सामान बेचता है, उसके लिए स्टॉक क्या होगा? यही फुटबॉल का सामान, क्रिकेट का सामान। तो स्टॉक जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, ये ओपनिंग भी हो सकता है, ये क्लोजिंग भी हो सकता। हमने देखा था उधर क्लासिफिकेशन थी। देखो, जो ओपनिंग क्लोजिंग है, नॉर्मली हम इसको एसोसिएट करते हैं जो हमारी ट्रेडिंग कंसर्न्स होगी। वेयरएज जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती हैं, इनमें ये 3 चीज़ें होती हैं। रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश्ड गुड्स होता है। बेसिकली रॉ मटेरियल होता क्या है? रॉ मटेरियल मतलब ये वो चीज़ें होती हैं जिनके साथ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अनयूटिलाइज्ड। वर्क इन प्रोग्रेस, हमने जो चीज़ें लाई उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं। मानो मुझे मकान बनाना था, अभी मकान बना ही नहीं, मैंने चीज़ें लाई है, काम लगाए, मिस्त्री लगाए हैं। फिनिश्ड गुड्स, मेरा मकान तैयार है। फिनिश्ड गुड्स फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वूल था वगैरह, इसमें से पहले जब मैंने ये लाया तो रॉ मटेरियल की सूरत में था। मशीनरी मैंने डाला, अब प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, कपड़ा अब बनने जा रहा है, तो वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश्ड गुड, लास्ट पे मेरा कपड़ा तैयार है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे मैंने स्लाइड्स में लिखा हुआ देखिएगा, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, जहाँ पर चीज़ें बनती हैं, वहाँ पर क्या है?
जो हमारा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है, ये 3 किस्म का होता है। कौन-कौन सी किस्म है इसकी? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कौन-सा स्टॉक? ये वो स्टॉक है जो अनसोल्ड है। ध्यान रखना, ये अनसोल्ड है, ये रॉ ध्यान रख, रॉ मतलब इसके ऊपर कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ। इसके बाद स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ये कौन सा? वर्क इन प्रोग्रेस नाम से ही पता चलता है कि हम काम पे लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। दैट मीन स्टिल इन प्रोसेस, स्टिल इन प्रोसेस। उसके बाद जब ये प्रोसेस पूरी कंप्लीट हुई तो लास्ट पे हमारा ऑब्वियसली फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। उस फाइनल प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे? ये हमारा फिनिश्ड गुड तैयार हो गया। दैट मीन्स फिनिश्ड गुड क्या होता है? फिनिश्ड गुड होता है जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस का जो लास्ट वाला स्टेज है, लास्ट वाले स्टेज के ऊपर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या निकला, आउटपुट हमारा क्या निकला, वो आउटपुट हमारा क्या होगा? फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। और ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है ये रेडी फॉर सेल होगा, तो इसको हम आराम से मार्केट में सोल्ड आउट कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न्स, वहाँ पर हमारा स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रोसेस हमें करनी नहीं होती है, तो वहाँ पर सिंपली हम क्या बोलते हैं? स्टॉक में भी ओपनिंग स्टॉक और स्टॉक में भी क्लोजिंग स्टॉक। वेयर इज इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, जहाँ पर हम चीज़ों को बनाते हैं, स्टॉक हमारा रॉ मटेरियल की सूरत में भी हो सकता है, स्टॉक हमारा वर्क इन प्रोग्रेस की सूरत में भी हो सकता है, स्टॉक हमारा फिनिश्ड गुड भी हो सकता है। देखिए, आज हमने बहुत सारी टर्म्स को इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ लिया। हमारे पास अभी और भी बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम फटाफट रिविजन करेंगे जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हमने आज पढ़ा कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं। ये कैश की सूरत में भी हो सकता है और कैश के साथ साथ ये काइंड में भी, दैट मीन्स हम किसी एसेट को भी ला सकते हैं। इसके साथ हमने क्या देखा? कैपिटल जो है ये फिक्स्ड भी हो सकता है, ये वर्किंग कैपिटल भी हो सकता है। इसके बाद हमने बिजनेस ट्रांजेक्शन को पढ़ा। बिजनेस ट्रांजेक्शन जिनको हम मॉनिटरी, ये वो इवेंट्स हैं जिनको हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी। एक्सटर्नल जहाँ पर हमारी दो पार्टीज, एक पार्टी हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी और दूसरी पार्टी आउटसाइडर होगी। इंटरनल जहाँ पर हम विद, ये वो ट्रांजैक्शन है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हुई हो। उसके बाद हमने एंटिटी पढ़ा। ये वो चीज़, ये कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी अपनी डिफिनिट एग्जिस्टेंस हो, जिसकी अलग पहचान हो, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। अगर हम बिजनेस के तौर पर देखेंगे तो बिजनेस एंटिटी कहलाएगी, क्योंकि ये वो बिजनेस है जिसकी अलग पहचान होगी। हम जब इसके ऊपर अकाउंटिंग सिस्टम डिवाइस करेंगे तो अकाउंटिंग एंटिटी बन जाएगी। इसके बाद अकाउंट हमने बोला टी शेप्ड है, यहाँ पर रिकॉर्ड हम ट्रांजैक्शंस का रखते हैं। उसके बाद हमने ड्राइंग्स को देखा। जब एक बिजनेसमैन लाता है कैपिटल, तो जब एक बिजनेसमैन अमाउंट लाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कभी कभार ये एडिशनल कैपिटल भी लाता है जब बिजनेस में रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है घर में, इसको पर्सनल यूज़ के लिए कुछ चीज़ें पड़ती है। ये स्टॉक कोई भी चीज़ पड़ सकती है, कैश की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ये ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग से कैपिटल हमारा रिड्यूस होता है। उसके बाद हमने लाइबिलिटीज़ को पढ़ा। लाइबिलिटीज़ मीन्स ऑब्लिगेशंस, ये कर्जा होता है जो हमें पे करना है, चाहिए 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो। उसमें हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद एसेट्स यानी प्रॉपर्टी को हमने देखा। प्रॉपर्टी हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ये हमारे करंट भी हो सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट एसेट्स ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट करते हैं कैश में, लेकिन इसमें टाइम पीरियड लग जाता है 1 साल से ज़्यादा। ये टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया एक्सपेंस। हमें जो रेवेन्यू जब हम जनरेट करते हैं, जब हम चीज़ों को सोल्ड करते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ खर्चे आ जाते हैं, जिसमें हमने मेजर खर्चे भी देखे और अदर खर्चे भी देख लिए। इसके बाद हमने बोला था जो ये डिफरेंशिएट, ये कॉस्ट से अलग है। बेसिकली ये यूज ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें हम डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ले ली। उसके बाद हमने प्रीपेड एक्सपेंस पढ़ा। ये वो खर्चे होते हैं जो एडवांस में हम पे करते हैं, ये हम शो करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड एज करंट एसेट। हेडिंग हमारी करंट एसेट होती है। उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पढ़े, ये वो खर्चे होते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ खर्चे हमें बकाया रह जाते हैं। ये तो खर्चा है ही, लेकिन खर्चे के साथ साथ ये लाइबिलिटी भी बन जाती है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड इसको दिखाते हैं, करंट लाइबिलिटी दिखाते हैं हम इसको। उसके बाद इनकम आया हमारा, इनकम हमारी आमदनी, इसमें हम प्रॉफिट को भी लेते हैं। यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ जो हमारी है उसको भी हम लेते हैं। उसके बाद हमने प्रॉफिट देखा। प्रॉफिट जो है हमारा रेवेन्यू आता है, या जब हमारे रेवेन्यूज़
एक्सीड करते हो एक्सपेंसेस से। एक नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में, हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस में हम उसको बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट भी। ग्रॉस प्रॉफिट कब होता है? जब हमारे रेवेन्यूज़ एक्सपेंस से ज़्यादा हो। हमारे कौन से खर्चे और कौन से रेवेन्यूज़, हमारे डायरेक्ट, हम डायरेक्ट को ही यहाँ पर एसोसिएट कर रहे हैं, डायरेक्ट को ही दिखाते हैं। वायरेज अगर हम इनडायरेक्ट खर्चों को भी दिखाएंगे, वहाँ उस टाइम हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? नेट प्रॉफिट की। उसके बाद हमने गेन देखा। हमें पता है बिजनेस में मेन ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू एक्सीड करेगा एक्सपेंस से तो प्रॉफिट कहलाएगा। अगर अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ थी, वहाँ पर अगर रेवेन्यू ज़्यादा थे एक्सपेंसेस से, तो वहाँ पर जो टर्म हम इस्तेमाल करेंगे वो गेन की इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने लॉस देखा। लॉस में हम देखते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर रेवेन्यूज़। उसके बाद हमने परचेजेस देखा। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, मोटिव होता है रीसेल करने का, इसके साथ डील हम करते हैं, हम परचेज कहलाते हैं। परचेज कैश की फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्रेडिट फॉर्म में भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने परचेज रिटर्न पढ़ा। पर कुछ चीज़ें हम जो परचेज करते हैं डिफेक्टिव निकल जाती है या एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं होती, तो हम इसको वापस देते हैं। जिससे भी हमने ले लिए थे, हम इनको रिटर्न आउटवर्ड्स का नाम भी देते हैं। उसके बाद हमने सेल्स पढ़ा। सेल्स मीन्स हम जो चीज़ें सोल्ड आउट करते हैं ज्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ऑपरेटिंग साइकिल में हमारा जो नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, उसमें जो हम चीज़ों को सोल्ड करते हैं, जो भी जिसके साथ भी हम डील करते हैं, तो सेल्स कहलाता है। इसमें हम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं लेते क्योंकि वो अलग ही टर्मिनोलॉजी है। सेल्स कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। उसके बाद हमने सेल्स रिटर्न पढ़ा। जो हमने चीज़ें बेची उनमें से कुछ डिफेक्टिव्स वापस आ जाते हैं, उसमें कुछ एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं होते तो हम हमारे पास वापस आते हैं। साथ साथ सेल्स जो है कभी कभार, चलो वो हम आगे पढ़ लेंगे, नॉर्मल एब नॉर्मल। उसके बाद हम सेल्स को एक और नाम से भी सेल्स रिटर्न्स को पुकारते हैं, वो है रिटर्न इनवर्ड्स का। उसके बाद हमने स्टॉक पढ़ा या इन्वेंट्री पढ़ा, वो चीज़ें जिसके साथ हमारा बिजनेस डील करता है। स्टॉक एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 तरीके का हो सकता है: स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस या स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। उसके बाद हमने पढ़ा जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए स्टॉक ओपनिंग होगा या क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा कुछ अनसोल्ड रह जाता है, और यही क्लोजिंग स्टॉक फिर अगले साल क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो आज के लेक्चर में हमने तकरीबन कुल मिलाकर नियर अबाउट 20 टर्म्स को पढ़ा। नेक्स्ट टर्म्स को हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे, कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।